नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त 7 बजे के बुलेटिन में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है, या यूं कहें कि टकराव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार कहीं नहीं जा सकते हैं अल्पन बंदोपाध्याय। दिल्ली में डीओपीटी ने रिपोर्ट करने के लिए उनसे कहा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में हुई देरी से आना राज्य के मुख्य सचिव को भारी पड़ गया। केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया है। क्या कोई किसी अपने की मौत के बाद अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के बजाय शव को पुल से नदी में फेंक सकता है? यह सवाल ही अमानवीय है, असंवेदनशील है। लेकिन यह सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी अमानवीय घटना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई है। विचलित कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें 2 लोग कोरोना मृतक के शव को नदी में फेंक रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि अपने ही अपनों को अंतिम विदाई भी न दें। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि अपने ही अपनों को यूं फेंक दें। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि अपने ही अपनों से पिंड छुड़ाएं। मौत के बाद अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि मृत आदमी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन यहाँ देखिए, झकझोर देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आई, जहाँ राप्ती नदी के पुल पर 2 लोग एक शव को नीचे फेंकते दिखाई दिए। ये घटना मोबाइल कैमरे में कैद हुई है। पुल पर एक शख्स पीपी किट पहने दिख रहा है, दूसरा शख्स साधारण लिबास में है। नीचे सड़क पर शव रखा है। ये दोनों लोग कपड़े में लपेट कर रखे शव को दोनों ओर से उठाकर पुल की रेलिंग पर रखते हैं। इस दौरान किट पहना हुआ शख्स शव के कपड़ों के भीतर कुछ रखता है और फिर शव नीचे पानी में फेंक देता है। पुल से गुजर रहे कुछ कार सवारों ने ये घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा तो इन लोगों की तलाश भी शुरू हो गई। बलरामपुर प्रशासन के मुताबिक वीडियो 1 दिन पहले यानी 29 मई का है और शव की पहचान भी हो गई है। दावा किया जा रहा है कि शव सिद्धार्थ नगर के एक बुजुर्ग का है, जिनकी कोरोना के चलते मौत हो गई थी। प्रशासन के मुताबिक शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया था, लेकिन परिवार वालों ने इसे नदी में बहा दिया। सोशल मीडिया पर शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में दिख रहे दूसरे शख्स की भी पहचान हो गई है। ये शख्स नदी घाट के शमशान पर ही काम करता है। इसका कहना है कि शव को नदी में फेंकने के लिए मृतक के परिवार वालों ने ही कहा था। तब यहाँ पे हाथ लेके गए उधर बीच में, तो हमसे बोले कि मतलब हमको यहाँ पर काम है। हमने कहा ठीक है। तो हम इस साइड में हम खड़े थे। उस टाइम में मतलब चेन खोलकर 2 पत्थर डालकर उनको नीचे गिराया गया। वो बीच में गिरे, डूब गए, और वो गाड़ी घुमा के चले गए। ये घटना संवेदनहीनता के साथ साथ लापरवाही की भी घनघोर मिसाल है। सवाल उठ रहे हैं कि जब शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया तो परिजनों को कैसे मिल गया? प्रशासन ने प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार सुनिश्चित क्यों नहीं किया? परिवार वाले जब शव को बाहर ले जा रहे थे तब अस्पताल प्रशासन की टीम ने उन्हें रोका क्यों नहीं? सवाल ये भी है कि शमशान में अंतिम संस्कार की सुविधा होने के बावजूद परिजन बाहर क्यों गए? कोविड मृतक की शव को नदी में बहाते वक्त परिजनों को दूसरों की कोई फिक्र नहीं हुई।
नदी में शव से फैलने वाले संक्रमण का जिम्मेदार कौन होगा? हम फिलहाल जिस दौर में जी रहे हैं वहां जिंदगी बचाना ही एक चुनौती है और जिंदगी बच जाए तो निभाना उससे भी बड़ी मुश्किल। लेकिन जानबूझकर नदियों में शव बहाने को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। पहले से प्रदूषित नदियों में कोरोना वायरस की घुसपैठ आफत की जाने कौन सी तस्वीर दिखाए। बलरामपुर से सुजीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना ने जो दिन हमें दिखाए हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सकते, मगर अच्छी बात यह भी है कि हमारे देश में कोरोना की मार से हम लोग और हमारा देश अब उबर रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी पटरी पर लौट रही है। स्थिति धीरे धीरे ही सही मगर सुधर रही है और इसीलिए अब धीरे धीरे ही सही लेकिन लॉकडाउन हटाने की शुरुआत भी हो रही है। लॉकडाउन में 1 जून से छूट दी जा रही है। कोरोना की कमर टूटने लगी तो कारोबार के लिए सरकार ने दरवाजे खोलने का मन बना लिया। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अनलॉक होने जा रहा है। कहीं आहिस्ता आहिस्ता तो कहीं तेज रफ्तार में जिंदगी पटरी पर लौटेगी। दिल्ली में अब रोजाना मरीजों की संख्या 1000 के नीचे हो गई। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने सोमवार से नए नियमों के तहत अनलॉक को हरी झंडी दे दी है। फैक्ट्रियों के काम और कंस्ट्रक्शन के काम शर्तों के साथ शुरू हो सकते हैं। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत रहेगी। हालांकि लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस का तस रहेगा। पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं। पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। यूपी में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा है, लेकिन योगी सरकार ज्यादा मुस्तैद है। सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से तालाबंदी को लेकर कई फैसले किए गए। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कोई छूट नहीं। बाकी जगहों पर 5 दिन खुलेंगी दुकानें। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। निजी कंपनियों को सशर्त खोलने की इजाजत। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ, लेकिन वहां भी हालात काफी हद तक काबू में हैं। कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए उद्धव सरकार 1 जून से कुछ इलाकों में थोड़ी छूट दे सकती है। बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है। जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच एमपी में भी 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। देश के दूसरे राज्य भी छूट दे रहे हैं। राजस्थान में 8 जून तक अनलॉक है। हालांकि कम संक्रमण दर वाले जिलों में 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बाद दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण वाले 9 जिलों में ढील दी जा सकती है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन दुकानें दिन भर खोलने जैसी कई छूट का ऐलान किया गया है। दुकानें खुलने का समय है, उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी तालाबंदी से निकलने का मन बना लिया है, लेकिन इस बीच आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने सकते में डाल दिया है। आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर 3 स्थितियों की संभावना जताई है। पहली स्थिति, दूसरी लहर जैसा खतरा, यानी रोजाना करीब 5600 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या
करीब 28,000। दूसरी स्थिति, दूसरी लहर से 30% ज्यादा खतरा, यानी रोजाना करीब 7,300 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 36,000। तीसरी स्थिति, दूसरी लहर से 60% ज्यादा खतरा, यानी रोज 9,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 45,000। अब ऐसे में दहशत की लकीरें लंबी हो गई। जब दूसरी लहर आई थी तो ना ऑक्सीजन मिल पा रहा था, ना ही बेड। रेमडेसिविर से लेकर तमाम दवाइयों की कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई थी। तब सवाल उठता है कि तीसरी लहर आने पर क्या होगा? क्या राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, या फिर दूसरी लहर में जिस तरह बहानेबाजी की गई वैसी ही बहानेबाजी का प्लॉट अब भी तैयार करने में सरकारें जुटी? दिल्ली से सुशांत मेहरा, पंकज जैन, स्नेहा मोरदानी, लखनऊ से कुमार अभिषेक, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि लापरवाही की इंतहा क्या होती है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने क्या देखा वो आप भी देखिए। छेनी चल रही है, हथौड़े चल रहे हैं, धूल धूसर है सीसीयू वार्ड। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो है लेकिन धूल फांकता, ऑक्सीजन बेड तो है लेकिन कबाड़ से लदा हुआ, मशीनें तो हैं लेकिन उन पर धूल की परत चढ़ी हुई है। तो देखिए गहलोत जी, ये आपके जैसलमेर का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। आइए देखिए कम से कम एक बार सही। दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जैसलमेर अस्पताल की। ये जैसलमेर अस्पताल जो कि जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उसका क्रिटिकल केयर यूनिट है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर ये हकीकत है यहाँ की। वो अस्पताल जो आसपास के सैकड़ों गांवों को केटर करता है, यहाँ पे इलाज चलता है, उसका आलम क्रिटिकल केयर यूनिट का ये है कि डिफाउंट पड़ा है। और यहाँ पे बेड की हालत यह है कि उसमें कबाड़ रखा गया है और जो वेंटिलेटर्स की जरूरत, मशीन की जरूरत क्रिटिकल केयर यूनिट में होती है, वो कोरोना काल में, पैंडेमिक के टाइम में इस तरह से आप देखिए सारी बंद पड़ी है। एक कबाड़ खाने की तरह इस क्रिटिकल केयर यूनिट को रखा गया है। ये तब है जब कोरोना काल में आईसीयू की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए सारी सामग्री पड़ी हुई है, मशीनों को इस तरह से ढक के रखा गया है और तमाम महंगी इक्विपमेंट इस तरह से ढक पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली साल पहली लहर में यहाँ पे लगभग 17 वेंटिलेटर जैसलमेर के अस्पताल को मुहैया कराए गए थे। उसमें से 13 यहीं पे लगाए गए, लेकिन कोई भी वेंटिलेटर ऑपरेशनल नहीं है। ये आलम है, यहाँ पे तोड़ का काम हो रहा है। भैया जी देख रहे हैं कब से शुरू किया भैया? यही हालत है यहाँ पे? नहीं, यहाँ जी 3 तो बने हुए हैं, एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए बेड बना रहे हैं। जहां से अस्पताल में मरीजों की मॉनिटरिंग होती है वहां तो सन्नाटा है और सन्नाटे के साथ लिपटी है बहुत सारी धूल। आइए आपको दिखाते हैं मॉनिटरिंग रूम की तस्वीर। सीसीयू में एक मॉनिटरिंग रूम होता है जहां नर्स बैठती है, 1, 2, 3, 4 पेशेंट्स को देखती। यहाँ आप देखिए किस तरह से फाइलों से लेके पीपीई किट धूल फाक रहे हैं। डॉक्टर साहब तो नदारद ही रहेंगे, ना एसी चल रहा है ना कुछ, पूरा ठप पड़ा हुआ है, काफी धूल है, फाइलें पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखिए आप कुछ और सामान पड़ा हुआ है और देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बेड्स होते हैं तो एक्टिव होते हैं, क्योंकि इतने समय से ये महामारी चल रही है तो कम से कम 4 पेशेंट्स को यहाँ पे उनका इलाज किया जा सकता। क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जा सकता, पर ये लापरवाही कह लीजिए प्रशासन की या प्रशासन की बेगरुखी कह लीजिए कि इतने खस्ता हाल में, इतने बदहाली में ये क्रिटिकल केयर यूनिट रखा है जो शर्मसार करता है
सरकार के उन दावों को या उनकी पोल खोलता है कि राजस्थान में जो कोविड की लड़ाई है बहुत चुस्ती से लड़ी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दावों और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क है। अव्यवस्थाओं का अंबार है ये अस्पताल। गहलोत जी खुद बहुत बीमार है। पीएम केयर फंड से आए हुए ये वेंटिलेटर जैसलमेर अस्पताल के कोविड वार्ड में धूल फाक रहे हैं। आलम यह है कि 13 वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर फंड से आए थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो ऑपरेशनल नहीं है। ये कोविड वार्ड है, आप देख रहे हैं, और किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं लगा। शायद उनको वेंटिलेटर की जरूरत ना हो, पर इन मशीन का खस्ता हाल देखिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मशीनें कितनी इस्तेमाल में है। जिस तरह से पूरी धूल बुरी तरह से लगी हुई है, इसमें बताया जा रहा है कई के कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कई में तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी बात जोरों पर है कि इस अस्पताल में जो टेक्नीशियन होते हैं, जो वेंटिलेटर चलाते हैं, उनका अभाव है। इसके चलते ये मशीन्स को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। वो भी दिक्कत नहीं होती, पर ये उस वक्त कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हैं जब जैसलमेर की जनता को इसकी सख्त जरूरत है। लोग कहते हैं कि अस्पताल की हालत ऐसी है कि मरीज की जिंदगी अब गई कि तब गई। बेड जो अंदर पड़े हैं धूल फाक रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो तड़प के मर जाते हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर चल के पेशेंट तो यहाँ आता है, और यहाँ से आगे रोज रेफर करके भेजते हैं जोधपुर 400 किलोमीटर। तो यहाँ ऑक्सीजन की भी कोई सुविधा नहीं है, तो रास्ते में हजारों मरीजों ने दम तोड़ा है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 2-4 रोज में स्थितियां सुधार लेंगे। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू का जो है हमने कोविड वार्ड में सेटअप कर रखा है। कोविड वार्ड में हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हमने पेशेंट पर वेंटिलेटर लगाए भी हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट ने लगाए हैं। जब फिजिशियन रिकमेंड करता है तो एनेस्थेटिस्ट वेंटिलेटर भी लगाए हैं उन्होंने। जहां तक आपका ये पूछना है कि पुराना आईसीयू में 3 बेड हैं, उनको हमने रिपेयरिंग करके उसको भी हम 2-4 दिनों के अंदर शुरू कर देंगे। काश कि राजस्थान की सरकार अपने इस जवाहर अस्पताल को देखती तो उसे दिखते तड़पते हुए मरीज, परेशान तीमारदार और मरीजों से ज्यादा बीमार अस्पताल। ये तस्वीरें राजस्थान सरकार की पोल खोल रही हैं। एक तरफ जनता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ सरकार चैन की नींद सो रही है। शायद हमारी ये रिपोर्ट उस सिस्टम को झकझोरे जो जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, जैसलमेर आज तक। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताउते के कारण एक जहाज समुद्र में फंस गया। चिंता की बात यह है कि इस जहाज से अब तेल का रिसाव हो रहा है। इसमें डीजल भरा हुआ था, जिससे जनजीवन पर खतरा बढ़ गया है। इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। मछलियां मर रही हैं। ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसकी मचाई गई तबाही की तस्वीरें अब तक पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, ये वही बार्ज है जो ताउते की चपेट में आया था। अलीबाग में ये बार्ज तूफान की चपेट में आकर टूटा और समंदर की लहरें इसे बहा ले आईं पालघर तक। पालघर के वडराई इलाके में समंदर और चट्टानों के बीच में फंसा है ये बार्ज। खतरे की बात यह है कि बार्ज में 80,000 लीटर डीजल है और ये डीजल इस बार्ज से रिस रहा है। तस्वीरें देखिए, ये जो काला पानी आप देख रहे हैं ये इसी बार्ज से निकल रहा है। इसी डीजल को पानी से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल को पानी में फैलने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल के रिसाव को रोकने की कोशिश हो रही है। अब जो बाज है उसमें से जो ऑयल लीक हो रहा है उसको किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी टैंक्स है वो यहाँ पर लाई गई है और ये टैंक्स की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर की है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो लोकल मछुआरे हैं उनकी मदद ली जा रही है। अब उनके मदद से ये जो टैंक्स है इनको अब उस बार्ज तक ले जाया जाएगा। ऐसी अभी तक यहाँ पे 17
टैंक्स लाई गई है जिसकी पूरी कैपेसिटी 1000 लीटर है, यानी कि 17,000 लीटर का जो डीजल ऑयल है वो इसके अंदर भरा जा सकता है। तो यानी कि अब इस बोट के सहारे यहाँ से इस टैंक्स को उस बार्ज पे ले जाया जाएगा और वहाँ से जो ऑयल लीक हो रहा है वो ऑयल को इस टैंक में डालकर बाहर ले जाएगा। वडराई का ये समुद्री इलाका पथरीला है जिनके बीच फंसा है ये जहाज। आज तक आपको सीधे उस बार्ज तक ले आया है जिस बार्ज में से जो डीजल ऑयल है वो लीक हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर यही वो बार्ज है। देखिए ये जो गर्ल कंस्ट्रक्टर जो बार्ज है जिसके अंदर से ये डीजल ऑयल लीक हो रहा है। आप देखिए कितना काला, और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो स्मेल है डीजल की वो इतनी ज्यादा तेज है। और यही जो बार्ज है मैं आपको बता दूं कि 17 मई को जब साइक्लोन तौते आया था इसे एंकर किया गया था अलीबाग में। इसमें 137 लोग मौजूद थे, लेकिन वो जो एंकर है वो पूरी तरीके से उखड़ गया। जिसके बाद मैं बता दूं कि अलीबाग से सीधे यहाँ पालघर में ये जो बार्ज है वो यहाँ पर पहुंच चुका। चिंता इस बात की है कि अगर समुद्र में डीजल के इस रिसाव को जल्द न रोका गया या पानी से डीजल जल्दी नहीं हटाया गया तो मछुआरों की जीविका पर तो असर होगा ही, समुद्री जीवों के लिए भी खतरा हो जाएगा। देखिए ये जो तस्वीरें बताए किस तरीके से अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है इसे जो है वो सेफ्टी बैंड कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसमें से ऑयल बाहर ना निकले, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो ये जो ऑयल है वो उसके ऊपर से बाहर आ जाता है। तो जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र में जो मरीन लाइफ है, साथ ही यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ेगा। जो मरीन लाइफ है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑयल है वो बाहर ना निकले। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस बार्ज से डीजल का रिसाव रोका जाए। तो आज तक आपको सीधे उस बार्ज पर लेके आया है और जहां पर ये जो तेल रिसाव हो रहा है और किस तरीके से जो टीम है वो रेस्क्यू का काम कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ये बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स है। ये ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं कि जो ऑयल है ये इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे उस बड़े बड़े जो टैंक्स है उसमें उस ऑयल को डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ऑयल लीक हो रहा है। ये जो डीजल ऑयल है ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। आपको बता दें कि पालघर से करीब 350 किलोमीटर दूर अलीबाग में ताउते की चपेट में ये बार्ज आया था। तूफान इतना तेज था कि इस बार्ज के टुकड़े अलग हो गए थे। अब जब ये पालघर में समुद्र में फंसा है तो कोशिश यही है कि जल्दी इसे निकाला जाए। सौरभ बख्तानिया, पालघर, आज तक।